हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, टॉपिक नेम है जीन थेरेपी। तो आइए देखते हैं जीन थेरेपी क्या होता है। तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़े जिसमें जीन थेरेपी का थोड़ा सा डिटेल्स किया गया था, लेकिन आज इसको विस्तार से करते हैं कि जो जीन थेरेपी होता है उसमें क्या होता है। तो देखिए, जो जीव होता है उनमें बहुत सारे उनकी कोशिकाओं में कुछ ऐसे भी डीएनए में उपस्थित जीन होते हैं जो अवांछनीय होते हैं। तो जो अवांछनीय जीन होते हैं उनको वो नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वो जीन होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, वो रोग वाहक भी हो सकते हैं या रोग उत्पन्न भी कर सकते हैं। तब उन जीनों को जीन थेरेपी के द्वारा वहां से नष्ट कर और उस स्थान पे वांछित जीनों को व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को जीन थेरेपी कहते हैं। तो देखिए, जीन थेरेपी क्या होता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें अवांछनीय जीन को नष्ट कर और उस स्थान पे वांछित जीनों को व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जीन थेरेपी कहते हैं। तो देखिए, जीन थेरेपी में एक वायरस का मदद लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखिए, वो वायरस क्या है। तो यहाँ देखिए कि जीन थेरेपी जिसमें एक एडिनो वायरस वाहक, यहाँ एडिनो वायरस वाहक का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग होता है और ये एडिनो वायरस वाहक में एक नया जीन डाला जाता है। तो देखिए, जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि एक जो एडिनो वायरस वाहक होता है उसका उपयोग किया जाता है और उसमें एक नए जीन को डाला जाता है, जिसका उपयोग संशोधित डीएनए को मानव कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए होता है। तो देखिए, जो नया जीन होता है जिसको हम डालते हैं यहाँ, उसका उपयोग संशोधित डीएनए को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जब इसका उपचार जारी हो, अगर इसका उपचार जारी हो तो वहां नवीन कोशिकाओं क्रियात्मक, जो नवीन जीनों को क्रियात्मक प्रोटीन बनाता है। तो देखिए, जब उपचार सफल हो तब वहां नए नए जो जीन होते हैं वो क्रियात्मक प्रोटीन बनाता है। तो इस प्रकार से जीन थेरेपी होता है। देखिए, यहाँ एक डीएनए है। देखिए, यहाँ ये जो एक डीएनए है और इसमें ये जो पार्ट है क्रॉस, यहाँ एक अवांछनीय जीन है जहाँ कुछ ना कुछ त्रुटि है। तब इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, जो इसमें अवांछनीय डीएनए होता है, जीन होता है, उसको किसी माध्यम के द्वारा वहां नष्ट किया जाता है या वहां से जो डीएनए में उपस्थित होता है उस डीएनए से हटा दिया जाता है और उसके जगह वांछित जीन को व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो इसमें किसी भी प्राणी का पहचान डीएनए के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उस तकनीक का विकास सबसे पहले एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने 1985 में ब्रिटेन में किया था। तो देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने 1985 में
ब्रिटेन में किए थे। अब इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों की मूल वांशिक पदार्थ में भिन्नता को देखा जा सकता है। तो देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उसके द्वारा जितने भी जीवधारी हैं उनमें आनुवांशिक जो भी विभिन्नताएं देखी जाती है उन विभिन्नताओं को पहचान किया जाता है। अब होता क्या है कि जो समरूपी जुड़वा होता है, जुड़वा में लक्षण और भिन्नताएं एक देखी जाती है, यानी समान होती है। तो यहाँ बोला जाता है कि जो समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगर प्रिंटिंग जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है, अर्थात एक दूसरे से मेल नहीं करता है और एक व्यक्ति की पहचान डीएनए पदार्थ के आधार पर किया जाता है, उसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। तो देखिए, हमने बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है कि जो हर एक जीवों की पहचान डीएनए पदार्थ के, डीएनए में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके आधार पर किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि ये एक तकनीक था, इसका शुरुआत सबसे पहले एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत क्या होता है कि जितने भी जीव हैं उसमें 99.9% जो डीएनए होता है वो समान होता है, लेकिन 0.1% डीएनए जो होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो भिन्न होता है। और ये भिन्नता के कारण ही जीव जो होते हैं एक दूसरे से उनका डीएनए मेल नहीं करता है, अर्थात उनमें भिन्नता कुछ ना कुछ देखी जाती है। तो देखिए, सभी मनुष्यों के डीएनए में 99.9% जो डीएनए होता है, 99.9% होता है, अनुक्रम एक समान होता है, केवल 0.1% न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है। और यही डीएनए का सिद्धांत है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि। तो देखिए, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से होता है, तो उसकी क्रियाविधि होती है और उनमें से हम कुछ क्रियाविधि को पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है डीएनए पृथक्करण। तो देखिए, डीएनए पृथक्करण क्या होता है, इसमें तो डीएनए को पहले पृथक किया जाता है, फिर नेक्स्ट है डीएनए को काटना। तो इसमें डीएनए को काटा जाता है किसी माध्यम के द्वारा। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और 4 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है प्रोब के साथ बंधन या संबंध। और लास्ट है फिंगर प्रिंटिंग। तो इन सब क्रियाविधि को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि डीएनए पृथक्करण क्या होता है। तो इसमें डीएनए को पृथक किया जाता है। अब जो जीव होते हैं उनके कोई किसी विशेष कोशिकाओं से जो डीएनए पदार्थ होता है उसको अलग किया जाता है। तो देखिए, इस प्रक्रिया में प्राणी के डीएनए को, जैसे अब वहां रुधिर हो सकता है, वाल की जड़, त्वचा, वीर्य, योनिद्रव, कंकाल अथवा किसी भी प्रकार के शारीरिक कोशिकाओं का नमूना पृथक किया जाता है। डीएनए में एक, तो देखिए इसमें क्या होता है, डीएनए को पृथक पहले किया जाता है, तो किसी विशेष कोशिकाओं से डीएनए को पृथक किया जाता है। अब वो विशेष कोशिकाएं क्या हो सकता है, तो या तो यहाँ रुधिर हो सकता है, या बाल की जड़ हो सकती है, त्वचा,
हो सकता है, योनि द्रव भी हो सकता है, वीर्य हो सकता है, अथवा कंकाल भी हो सकता है। तो इन सब भागों से डीएनए को पृथक किया जाता है। अब देखिए, एक डीएनए में एक विशेष स्थान होता है। आखिर जो डीएनए होता है उसमें कुछ मतलब अलग अलग व्यक्तियों में भिन्नता देखी जाती है। तो वो किस कारण से भिन्नता देखी जाती है, तो उसका कारण यहाँ होता है कि जो डीएनए में एक विशेष स्थान होता है और उस स्थान को जीन पेलिंग ड्रोन कहा जाता है। और ये जो जीन पेलिंग ड्रोन होता है, इसी स्थान की वजह से एक प्राणी का डीएनए दूसरे प्राणी से भिन्न होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक प्राणी का डीएनए दूसरे प्राणियों से भिन्न क्यों होता है, तो इसका आंसर जीन पेलिंग ड्रोन होता है। नेक्स्ट है डीएनए को काटना। तो देखिए, अब इसमें जो अलग किया हुआ डीएनए होता है उसको काटा जाता है। तो इस क्रिया विधि में डीएनए को एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है। तो जब हम पृथक्करण करते हैं तो पृथक्करण किया हुआ जो डीएनए होता है उस डीएनए को यहाँ एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि इस विधि में जो तोड़ा हुआ डीएनए होता है उसको एक जेल के माध्यम से और छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ डीएनए खंडों को एक एगारोज जेल पर रखा जाता है और यह जेल जो होता है जो एगारोज जेल होता है वो एक जिलेटिन की पट्टी होती है, पतली सी पट्टी होती है। अब देखिए, यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है कि जो खंडित किया हुआ डीएनए होता है उसको एगारोज के जेल पे रखा जाता है और ये जेल जो होता है एक जिलेटिन की पतली पट्टी होती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित डीएनए होता है वो और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इस क्रिया में जो डीएनए छोटे खंडों में होते हैं वो और भी छोटे छोटे खंडों में अलग हो जाता है और इस प्रकार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया विधि की जाती है। नेक्स्ट है प्रोब के साथ बंधन। तो अब देखिए, प्रोब के साथ बंधन, इसमें क्या होता है इस क्रिया विधि में कि जो डीएनए होता है, जो छोटे छोटे खंडित डीएनए होता है उसको फिल्टर पेपर के द्वारा जेल से अलग कर लिया जाता है और अलग करने के बाद फिल्टर पेपर को कुछ रसायनों के साथ संपर्क में लाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जब फिल्टर पेपर को कुछ रसायन के साथ के संपर्क में लाते हैं तो डीएनए अणु के साथ दोनों सूत्रों के बीच जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है और दोनों सूत्र अलग हो जाता है और अब एक सूत्री डीएनए को रेडियोधर्मिता से तैयार किया जाता है जिसे प्रोब कहते हैं। तो देखिए, प्रोब क्या होता है, तो देखिए यहाँ प्रोब क्या होता है और प्रोब के साथ बंधन में किस प्रकार से डीएनए को देखा जाता है। तो इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा
जो डीएनए होता है उसको फिल्टर पेपर के माध्यम से जेल से अलग कर दिया जाता है, और अलग किया हुआ जो डीएनए होता है उसको कुछ रसायन के संपर्क में लाया जाता है, जिससे जो डीएनए के दोनों सूत्रों के बीच हाइड्रोजन बंधन होता है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद दोनों सूत्र अलग अलग हो जाता है, और अब जो एक सूत्री डीएनए होता है उसको रेडियो धर्मिता से तैयार किया जाता है, और ये रेडियो धर्मिता से तैयार किए हुए एक सूत्री डीएनए को ही प्रोब कहा जाता है। तो देखिए यहाँ प्रोब पता चल गया कि जो अलग हुए एक सूत्री डीएनए होता है उसको रेडियो धर्मिता के द्वारा तैयार किया जाता है, और वो तैयार डीएनए को ही प्रोब कहा जाता है। लास्ट है फिंगर प्रिंटिंग। तो देखिए अब फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, तो जो अंत में डीएनए खंडों को एक्स किरणों के फिल्म पर लिया जाता है, जिससे रेडियोधर्मी डीएनए से निकलती है। तो देखिए अब क्या होता है, अंत में जो डीएनए खंड होता है उसको एक्स किरणों के फिल्म पर लिया जाता है, ठीक। और जिसमें होता क्या है कि रेडियोधर्मी डीएनए निकलता है। जब रेडियोधर्मी डीएनए निकलता है और इसे रेडिएशन के कारण, जो रेडियोधर्मी डीएनए होता है उसकी रेडिएशन के कारण एक्स किरणें फिल्म पर चिन्ह आ जाता है। जो एक्स किरणें होता है उसके फिल्म पर चिन्ह आ जाता है, और वो भी किसके कारण, तो जो रेडिएशन होता है उसके कारण चिन्ह आ जाता है, और वो चिन्ह सफेद में काली पट्टी आती है। तो देखिए वो जो चिन्ह होता है सफेद में काली पट्टी होती है, और ये काली पट्टियों को विशिष्ट क्रम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। तो जो ये फिल्म पर चिन्हें आती है सफेद में काली, तो इसमें जो ये काली पट्टी होती है, इन पट्टियों को विशिष्ट क्रम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। सबसे पहले एक डीएनए को अलग किया जाता है, पृथक करने के बाद उसको एंजाइम के द्वारा खंडित किया जाता है, और एंजाइम के द्वारा खंडित करने के बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से और छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद वहां प्रोब के साथ बंधन किया जाता है। प्रोब के साथ बंधन करने के बाद जो फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें जो सफेदता है उनमें काली काली पट्टियां दिखाई देती है, और इन पट्टियों को फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, और इस प्रकार से फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये तो रहा फिंगरप्रिंटिंग और उसकी क्रिया विधि। लेकिन अब देखते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होता है और किस रूप में किया जाता है। तो देखिए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, तो देखिए इसका उपयोग जो होता है इस विधि का अनेक प्रकार के जो जटिल उलझनों होता है उसको सुलझाने में किया जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उसको बड़े से बड़े समस्याओं का एक समाधान का एक कारण है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जटिल सी प्रक्रिया होती है, उसको सुलझाया जा सकता है। जो भी उलझन होता है उसको आसानी से सुलझाने का एक माध्यम होता है। तो देखिए किस प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो आइए पहला है कि फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है इसके द्वारा अपराधियों को पहचानना आसान होता है।
दूसरा है कि जो समरूपी जुड़वा को छोड़कर डीएनए की संरचना किसी भी दो व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती है, अतः इसके सहारे किसी का भी पहचान किया जा सकता है। तो देखिए और क्या होता है, यहाँ तो जो प्रयोगशालाओं होते हैं उनमें अपराधी को तो पहचान करने में किया जाता है, लेकिन जो समरूपी जुड़वा होते हैं उनमें तो डीएनए मेल कर जाता है, तो उनके डीएनए को छोड़कर और किसी भी दूसरे प्राणियों में जो डीएनए होता है एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा व्यक्तियों का पहचान किया जा सकता है। नेक्स्ट है संदिग्ध माता पिता के बच्चे के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर सही माता पिता की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी भी बच्चे के माता पिता की जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। जैसे जब भी कोई खोया हुआ बच्चा होता है तो उसके माता पिता को जानकारी नहीं पता चल पाता है, तब वहां सही माता पिता की चयन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि मृत व्यक्तियों की सही जानकारी उनकी मृत अंगों के आधार पर डीएनए संरचना के द्वारा भी की जाती है, और ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसके नजदीक संबंधित डीएनए संरचनाओं से मिलाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो मृत व्यक्ति का भी पता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सही से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो उसमें क्या होता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो उसकी नजदीक संबंधित डीएनए की संरचना से मिलाया जा सकता है। तो जो मृत व्यक्ति होता है उनके किसी भी अंग के जो डीएनए होता है उसको नजदीक संबंधित जो डीएनए होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है उसके नजदीक संबंधित वाले डीएनए की संरचना से मिलाया जा सकता है और मिलाकर उनकी पहचान सही रूप से की जा सकती है। नेक्स्ट है किसी संतान के सही माता पिता को ज्ञान इसी विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ यदि कोई संतान है उसके सही माता पिता की जानकारी लेना हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि न्यायालय में पैतृत्व निर्धारण के मामले में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो न्यायालय होता है उनमें भी पैतृत्व जो होता है, पैतृत्व जानकारी को पता किया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है कि मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे को तैयार करने में लाभदायक होता है। तो जो डीएनए होता है वो मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे को भी बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से डीएनए का प्रयोग अलग अलग प्रक्रियाओं में अलग अलग रूपों में किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है बहुत लाभदायक होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।